तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, सेविंग वगैरह करने यहाँ थोड़ा अजीब लगता हूँ। माथा दर्द कर रहा है क्योंकि फीवर से जस्ट उठा हुआ अभी। ठीक है, सर्दी वगैरह। फिर मैं देखिए, आप लोग का क्लास अब कंटिन्यू रहेगा। क्या है कि क्लास एसी पेपर, अभी हम लोग एसी पेपर हिस्ट्री का करने वाले हैं। एसी को माइनर पेपर भी बोलते हैं। ठीक। और आप लोग का वीडियो नहीं दे पा रहा था कुछ दिन से। कारण ये था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम चल रहा था उनका भी, और एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा था, और साथ में आपका भी। तो इसी को कोऑर्डिनेट करते करते, और मेरा घर में भी काम था थोड़ा। ठीक है, ससुराल शादी होने के बाद ना बहुत काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं फ्री हूँ और आपका क्लास लेने के माइंड से अभी ये वीडियो शूट करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, मैं बता दूं, आपको यहाँ पे फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, और कंप्लीट अगर आपको कोर्स लेना है 4 साल का तो सिर्फ 60 रुपया देना है। 60 रुपया में कंप्लीट 4 साल का कोर्स मिलेगा। ठीक है, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस पेपर का इतिहास बताता हूँ। ये जो हिस्ट्री माइनर पेपर है, माइनर पेपर को अभी कहा जाता है एसी पेपर। एसी 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 मतलब वो एसी एसोसिएटेड कॉर, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एसोसिएटेड कॉर। और इसको पहले माइनर पेपर कहा जाता था। मतलब आपसे जो सीनियर कैंडिडेट है उन लोग को माइनर पेपर का नाम दिया गया था। और उससे पहले, अरे यार, उससे पहले इसको जी पेपर नाम दिया गया था, जनरल इलेक्टिव। ठीक है, जी पेपर जनरल इलेक्टिव हम लोग के समय में। और उससे पहले हम लोग से भी जब पुराना था तब इसको साइड पेपर या सब्सिडरी कहा जाता था। सब्सिडरी पेपर या साइड पेपर, समझे? हाँ। तो ये पेपर आपका सेमेस्टर 8 तक चलेगा, साथ साथ में। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री। इस पेपर का नाम है, एसी पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का परिचय। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में देगा, सेमेस्टर 1 में भी और 2 में भी। और ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 अंक लाना होगा, 30 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पढ़ना है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। स्कोप, ठीक, रिसेंट ट्रेंड इन हिस्ट्री। और फिर इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और रिवोल्यूशन क्या है, रिलेवेंस ऑफ हिस्ट्री। फिर पढ़ना है आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के बारे में, कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इसमें आपको पढ़ना है लिटरेसी सोर्स, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में। अभी पहले हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। फिर है आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में। देन पढ़ना है ओरल सोर्स, ठीक है, मौखिक स्रोत के बारे में। और फिर वेब सोर्स, यानी कि आज जो है हमारा ऑनलाइन सर्च भी ये वेब सर्च में आता है। जैसे ऑनलाइन इंटरनेट से कुछ भी आप खोज के पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, तो वो आपका वेब सर्च कहलाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट, इतिहास का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, ये 5 विषय के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, अगला जाता है क्या, तो पेरियोडिजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें आपको प्राचीन पीरियड के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्राचीन, फिर मध्यकालीन, और फिर आधुनिक और वर्तमान समय, ये 4 के बारे में पढ़ना है। 5वां टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। ठीक है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास में पुराना जो पुराण के ट्रेडिशन चलते थे वो पढ़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो परंपराएं चलती थी वो जानना है। ठीक, फिर जो हिंद और मतलब इंडो पर्सियन राइटर्स के बारे में जानना है। और फिर वर्तमान समय में जो हमारा नेशनल राइटर्स है, ठीक है, राष्ट्रीय लेखक, उन सब के बारे में जानना है। ये आपका सिलेबस था। अब हम लोग करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। पहले आपके एग्जाम में 5 वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्त, यार माथा दर्द कर रहा है यार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। ठीक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट।
तो अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास है। ओके, इतिहास क्या है? अपने शब्दों में अगर हमको पूछेगा कि इतिहास क्या है भैया, ये बताइए। देखिए, सिंपल बोलिएगा कि बीते हुए समय का, ठीक है, बीते हुए समय का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास क्या है? बीता हुआ समय है। तो बीता हुआ समय का अध्ययन ही इतिहास है, या बीते हुए समय को दर्ज करके लिखा जाता है, ठीक, या लिख लिया, कोई कोई पत्थर वगैरह में बना के रख दिया तो वो भी इतिहास की वस्तु है। कोई आपको मुंह के जरिए सुना रहा है तो वो भी इतिहास की बातें सुना रहा है। तो किसी भी माध्यम से अगर आप बीता हुआ समय के बारे में जानते हैं तो वो इतिहास है। ठीक है, बीते हुए समय की घटनाओं को इतिहास कहते हैं, और यही सबसे अच्छा आंसर है मुझे जो लगता है। बीते हुए समय की जानकारी, बीते हुए समय के बारे में जानना ही इतिहास है। बीता हुआ समय को इतिहास कहते हैं। ठीक, चलिए, तो अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड है कि बीते हुए समय की घटनाएं जो है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन इतिहास कहलाता है। ओके, इतिहास शब्द किस भाषा से आया है? तो ये ग्रीक भाषा है। ग्रीक एक देश है, अभी इसका नाम यूनान हम लोग बोलते हैं इस देश को। तो ग्रीस भाषा है, ग्रीस देश था जिसकी राजधानी थी यूनान। ठीक, और इतिहास के पिता किसे कहे जाते हैं? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहे जाते हैं। कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये भी यूनान यानी कि ग्रीक देश के निवासी थे। नेक्स्ट, इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को समझकर वर्तमान और भविष्य को जानना ही इतिहास का उद्देश्य है। कि अतीत यानी कि जो बीता गया समय है, उस घटनाओं को, बीते हुए समय की घटनाओं को, ठीक है, जानना, और वर्तमान समय को वो गलती करने ना देना। यही इतिहास से बोलते हैं कि इतिहास से सीख लो। ठीक है, इतिहास से सीख लेना चाहिए। बीती हुए समय की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, और वो गलती को दोबारा पुनः रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीती हुई घटनाओं से सीख लेना और वर्तमान और भविष्य को सुधारना। ठीक है, इतिहास की प्रासंगिकता क्या है? क्यों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए? तो वर्तमान समाज को समझने के लिए इतिहास पढ़ना चाहिए। अच्छा, बोलिए, आप भारत को जानना चाहेंगे, ठीक, कि भारत क्या है, तो आपको भारत का इतिहास भी जानना होगा कि भारत भाई ऐसा क्यों है, भारत इतना गरीब क्यों है, भारत इतना पिछड़ा वर्ग क्यों है। तो पता चलेगा कि भारत अंग्रेजों का 300 साल गुलाम रहा। भारत में क्या था? तो वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये सब कारण है। तो आपको कारण जानने के लिए इतिहास जानना होगा। लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, तो बोलेगा कि ये चीज़ हो गया, ठीक है, उसका बेटा हुआ, मान के चलिए, ठीक है, तो बोलेगा बेटा, हाँ, तो इतिहास जानिएगा कि पास्ट में 9 महीना पहले उन लोग में कुछ हुआ था वैसा। ठीक है, वो पास्ट का ही बात है ना। तो इतिहास जो है हमेशा, वर्तमान जो है हमेशा इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। कैसा कैसा एग्जाम्पल देता हूँ यार मैं। चलिए, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये बायोलॉजी के फैक्टर से। तो इतिहास क्या है? वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐतिहासिक स्रोत 3 प्रकार के लिखिएगा, 2 नहीं। इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक क्या होता है? देखिए, आपको मान लीजिए भारत का इतिहास जानना है, तो आप क्या कीजिएगा, मोबाइल पे सर्च करेंगे, ठीक, या फिर किताब पढ़िएगा, या फिर ताजमहल को देख लिए, मान लीजिए कोई मूर्ति वगैरह चाहे इमारत वगैरह देखेंगे, तो वहाँ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यदि आपको मूर्ति या कोई खंडहर या कोई घर या कोई मकान या कोई किसी भी वस्तु, पत्थर, सिक्का वगैरह देख के अगर इतिहास की जानकारी मिलती है तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, जब हमें इतिहास की जानकारी किसी वस्तु से प्राप्त होती है तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत होता है जब हमें इतिहास की जानकारी किसी चीज़ को पढ़ के प्राप्त होती है, किसी किताब को पढ़ के अगर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी तो हमें उसे साहित्यिक स्रोत कहेंगे। ठीक है, और जब हमें कोई मौखिक रूप से इतिहास के बारे में जानकारी देता है तो उसे हम लोग
मौखिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। वेद किस प्रकार का स्रोत है? तो वेद किताब है, एक किताब पढ़ के हमें जानकारी मिल रही है इतिहास की, तो ये एक साहित्यिक स्रोत है वेद। अभिलेख किस प्रकार का स्रोत है? तो अभिलेख क्या है? वस्तु है। अभिलेख में सिक्का वगैरह आ गया, घर आ गया, खंडहर आ गया, मूर्ति आ गया, जितना भी इतिहास में वस्तु है वो अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है। इंस्क्रिप्शन, तो ये पुरातात्विक स्रोत है, आर्कोलॉजिकल सोर्स है। सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो सिक्का से अगर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि ये एक वस्तु है, तो ये एक पुरातात्विक स्रोत है। किताब आएगा साहित्यिक स्रोत में, बाकी सब पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है। लोक कथाएं किस प्रकार का स्रोत है? तो लोक कथाएं क्या है? मुंह से बोली जाती है, तो ये मौखिक स्रोत है। ये भी तो इतिहास की जानकारी देती हैं। लोक कथाएं, लोगों के द्वारा सुनी गई कथाएं, तो ये मौखिक स्रोत है। तो 3 गो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, मौखिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इंटरनेट आधारित स्रोत को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वेब सोर्स कहते हैं। ये चौथा स्रोत आ गया है आजकल, इसको वेब सोर्स कहते हैं, कि वेबसाइट से अगर हम किसी इतिहास की जानकारी मिलती है तो उसको हम लोग वेब सोर्स कहते हैं। ठीक है। अगला जाता है पर्यावरण इतिहास किससे संबंधित है? तो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधित है। तीसरा जाता है हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, यानी कि इतिहास का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। इतिहास जो है इसका अन्य विषय के साथ क्या क्या संबंध है? तो इतिहास और भूगोल का संबंध किससे है? देखिए, इतिहास और भूगोल दोनों हमें स्थान और पर्यावरण की जानकारी देती हैं। जैसे भारत में हिमालय है, ठीक, तो अब बोलिएगा हिमालय कैसे बना? तो आप इतिहास को पढ़िएगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी को जानने के लिए आप हिस्ट्री को पढ़िएगा। तो यही है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में संबंध। ठीक, आज से 5000 साल पहले टेथिस सागर था, वो आपस में टकराया, तब जाके हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, तो आर्थिक गतिविधि, जैसे पढ़िएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फिर पढ़िएगा कि कृषि था, पशुपालन था, वहाँ के लोग व्यापार करते थे विदेशों के साथ। तो ये सब क्या है? अर्थशास्त्र का भी अध्ययन है। तो इतिहास अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। ओके। इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधियों से। नेक्स्ट, इतिहास और राजनीति का संबंध कैसे है? तो ये शासन और राज व्यवस्था से है। ये सब नोट डाउन करना है आपको। जैसे भैया बताइए कि आज से जब पुराने ज़माने में राजतंत्र चलता था तो यहाँ पे कैसा शासन व्यवस्था था? तो पढ़िएगा कि राजा ही प्रधान होता था, न्याय व्यवस्था राजा के पास ही सीमित होती थी। ठीक है। तो ये क्या है? शासन व्यवस्था और राजनीति का अध्ययन है। चाणक्य नीति पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके जो महामंत्री थे चाणक्य थे। ठीक है। फिर उन्होंने मगध साम्राज्य को जीता, धनानंद को मारा। ठीक है, जो कि नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। वो एक नाई थे, हजाम थे। ठीक है। तो ये क्या है? इतिहास की जानकारी। तो इतिहास की जानकारी हमें पॉलिटिकल साइंस से जो भी जोड़े रखती है। कहा जाता है कि सभी विषयों के पिता हैं इतिहास, पिता, फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब इतिहास में ही बनी हैं। ठीक है। और अभी का समय भी इतिहास हो गया। आज से 2 मिनट पहले, 2 सेकंड, 1 सेकंड पहले का भी समय इतिहास हो गया। समझे? इतिहास और मानव शास्त्र किससे संबंधित है? तो ये मानव समाज और संस्कृति से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव का समाज और संस्कृति, कि भाई इतिहास में मानव समाज कैसा था, तो जंगल में रहता था। संस्कृति कैसी थी? ठीक है। तो पहले तो संस्कृति जानिएगा कि वहाँ के लोग अपने कुल में विवाह करते थे। समय के साथ संस्कृति बदलता जाता है हालांकि। तो ये किसका अध्ययन है? इतिहास और मानव शास्त्र का। इतिहास का भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राकृतिक परिस्थिति ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती है। जितनी भी प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में बोला जाता है कि बाढ़ आया था, तो बाढ़ क्या है? ज्योग्राफी है, और सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? वो इतिहास है। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आ जाता है यूनिट 4, इसमें हमारा क्या? तो पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसको बांटा गया है 4 काल में। ठीक,
प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक और फिर वर्तमान। ठीक, तो भारत इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 4 को काल में। आपने 3 ही पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन वह अभी क्या है? कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री, यानी कि समकालीन। ठीक है, मैं भी 3 ही पढ़ा था, लेकिन अब 4 पढ़ने लगा, नया ग्रेजुएशन आया तब से 4। क्या क्या? प्राचीन काल इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इसको मॉडर्न हिस्ट्री, और वर्तमान में क्या चल रहा है तो इसको बोलते हैं समकालीन। ठीक है, कॉन्टेम्पोररी इंग्लिश में बोलते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो 4 कालों में बांटा गया है। चलिए, प्राचीन काल किससे संबंधित है? तो प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन ही है ये प्राचीन काल। मध्यकाल किससे संबंधित है? तो मध्यकालीन साम्राज्य का अध्ययन करती है, बीच बीच का। आधुनिक काल किससे संबंधित है? तो 18वीं शताब्दी से बाद का समय को आधुनिक काल बोला जाता है। और समकालीन वर्तमान और हाल के इतिहास को, जैसे भारत का इतिहास, आज़ादी, भारत की आज़ादी कितना दिन हुआ है जी? 50 साल नहीं यार, 75 साल हो गया ना, भारत की आज़ादी हो गया। ठीक, झारखंड का अलग होना हो गया 25 साल। तो ये सब समकालीन इतिहास है। ठीक है, समकालीन यानी कि कुछ समय पहले। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इसमें है कि इतिहास, पुराण, परंपरा किस काल से संबंधित है? तो ये प्राचीन काल से संबंधित है। पुराण वगैरह, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, 18 को पुराण है। कितना पुराण है? 18। बौद्ध इतिहास लेखन किस भाषा में हुआ? तो ये पाली भाषा में हुआ। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक, इनको बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया और जैन धर्म प्राकृत भाषा में। जिस तरह से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, उसी तरह से जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर स्वामी। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित्र ने लिखा है। हर्षचरित्र दरबारी कवि थे, रॉयल पोएट थे, जो होता है ना राजकीय कवि, तो राजकीय कवि थे हर्षचरित्र के। ठीक, नेक्स्ट, और हर्षचरित्र राजा का नाम था, उसी के आधार पे लिखे हैं। हर्षवर्धन, इनके राजा थे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, उनका जीवनी है हर्षचरित्र में। और उनके लेखक कौन है? ये हर्षचरित्र जो लिखे हैं बाणभट्ट हैं, उनके लेखक राजा हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन ही भारत में ये कुंभ मेला का शुरुआत किए थे, कुंभ मेला। ठीक है, राज तरंगिनी के लेखक कौन है? तो कलहन। कलहन एक राइटर हैं, इन्होंने राज तरंगिनी लिखा है। राज तरंगिनी में क्या है भैया? ये एक किताब है जिसमें कश्मीर का इतिहास को बताया गया है। कहाँ का इतिहास? झारखंड का नहीं, कश्मीर का इतिहास। तो राज तरंगिनी में कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे, और इसके लेखक हैं कलहन। ठीक है, इंडो पार्सियन इतिहास लेखन किस काल में विकसित हुए? अच्छा, ये जो राज तरंगिनी में लिखा गया है ये किताब, ये कैसा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है या साहित्यिक या मौखिक या वेब आधारित? तो बोलिएगा भैया ये तो किताब है, तो किताब तो साहित्यिक स्रोत में आता है, तो ये साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है वो कैसा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है या मौखिक या वेब आधारित? तो बोलिएगा ये तो वस्तु है। ठीक, तो इमारत है, ये इमारत आएगा किसमें? तो ये पुरातात्विक स्रोत है। समझे? इंडो पर्सियन इतिहास लेखन किस काल में विकसित हुआ? तो पर्सिया एक देश है, पारस, पोरस। ठीक है, यूनान का एक व्यक्ति आया था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो उसी समय इंडो पर्सियन इतिहास काल में विकसित हुआ, मध्यकाल इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरिएंटलिस्ट इतिहास किस काल में हुए? तो ये आधुनिक काल। ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार किस काल में हुए? या आधुनिक काल में हुए। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब अपने देश का भला चाहने वाले। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय इतिहास
का गौरव को दिखाना। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहास के लेखक का उद्देश्य क्या था? अपने देश के गौरव को दिखाना। एक इतिहासकार का नाम बताइए राष्ट्रवादी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, राहुल संस्कृति आयन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, लेकिन मेरा एक रूल है भैया। वो रूल क्या है कि 20 से 25 मिनट क्रॉस करने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। और वैसे भी मेरा माथा भी टन टन कर रहा है दर्द से, ठीक है, भारी भारी लग रहा है सर, भारी भारी। तो इस कारण क्या है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप लोग भी 5 मिनट ब्रेक लीजिए। आंखें देख देख के ना, स्क्रीन को देख देख के थक जाती हैं और हमारा दिमाग भी थकता है, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसमें जाइए, पानी वानी पी के आइए, ठीक, खाना वाना खा के आइए, वीडियो को रोक लीजिए, टॉयलेट वगैरह करके आइए। तो चलिए, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, 5 मिनट का ब्रेक हो गया बस, 5 मिनट की जगह 6 मिनट ले लिए। तो इतिहास की परिभाषा, स्वरूप, महत्व का विस्तार से वर्णन करें। इतिहास तो मैंने बता दिया, सबसे पहले लिखिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या कि फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इतिहास को सभी विषयों का पिता कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रात पढ़ो दिन सफा, मतलब कि रात को पढ़ा दिन में सब भूल जाओगे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रात पढ़ो दिन सफा, इसलिए कहते हैं इसको बेवफा, मतलब ऐसा डायलॉग मारते थे हम लोग, ठीक। तो हिस्ट्री जो है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, इसी से सभी विषय की उत्पत्ति हुई है, यही माना जाता है। ये पहले आपको डीलिंग देना है, ठीक है। इतिहास से सभी विषयों की जननी है, और इतिहास मानव के अतीत का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। यह केवल घटनाओं या विवरण का नहीं, बल्कि जितने भी घटनाओं के कारण हैं, ठीक है, उन कारणों को बताता है, उनका प्रभाव बताता है, और उनके सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या निकलता है ये भी बताता है। इतिहास हमें समझने में मदद करता है क्या, कि मानव समाज कैसे बना धीरे धीरे, ठीक है। जंगल में रह के नंगा मानव, आदि मानव जंगल में रह के पशुओं की मार काट कर, ठीक है, शिकार करके खाना खाने से लेकर के वर्तमान अभी जो एसी का रूम में, कूलर का रूम में या पंखा का रूम में बैठ के आप लोग जो रहते हैं ना, ये कैसे डेवलप हुआ ये बताता है। इतिहास ही हमें बताता है कि वर्तमान समय में जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, एरोप्लेन कैसे बना, राइट ब्रदर्स ने कैसे बनाया एरोप्लेन, ठीक है, परमाणु, अणु, इन सब का खोज कैसे हुआ, चिकित्सा का खोज कैसे हुआ, ये सब इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, ठीक है। तो इतिहास क्या है? मानव समाज का आईना है, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास शब्द ग्रीक शब्द है, ग्रीक एक देश है, ग्रीक देश के एक शब्द हिस्टोरिया से बनाया गया है, जिसका अर्थ है अनुसंधान या जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है? अनुसंधान या जानकारी प्राप्त करना। प्रसिद्ध इतिहासकार है हेरोडेटस, इनको इतिहास का जनक या फादर कहा जाता है। उन्होंने इतिहास को अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन बताया। कुछ विद्वान ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है E.H. कार। इनके अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच बातचीत है, यानी कि संवाद है। एक है टॉयम्बी। टॉयम्बी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन है। इतिहास जो है सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रेंके के अनुसार इतिहास का उद्देश्य घटनाओं को जैसा वास्तव में हुआ था वैसा ही प्रस्तुत करना, ठीक है, कि इतिहास में कैसा हुआ था एकदम हूबहू उसी को बताना इतिहास है। ये रैंक के कहते हैं। लिख दीजिएगा सबसे नीचे में कि मेरे अनुसार, यानी कि आप भी एक इतिहासकार हैं भाई, हैं 12 साल पर 12 क्लास पढ़ाई की है ना,
तो लिख दीजिएगा मेरे मतानुसार, आपके मतानुसार क्या है? इतिहास अतीत का जानकारी है जिससे हम वर्तमान और भविष्य को सुधार सकते हैं, और जो गलती इतिहास में किए हैं उसको दोबारा न करें, ये हम इतिहास से सीख ले सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद अपने अनुसार लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप भी एक इतिहासकार हैं, भले ही छोटे हैं। ठीक है, इतिहास का स्वरूप कैसा है? तो इतिहास का स्वरूप बहुत आयामी है। बहुआयामी मतलब बहुत बड़ा है, विशाल है, संपूर्ण विषय इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक, इनमें केवल राजनीतिक घटनाएं ही नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, पर्यावरण, चिकित्सा, फलना ढिमका सब विषय इससे जुड़ा हुआ है। इतिहास का स्वरूप निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? तो पहला ये वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास प्रमाण और स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। यूं ही नहीं हम बोल देंगे कि मनुष्य का पंख होता था, मनुष्य आसमान में उड़ता था, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं यार। कोई प्रमाण है मनुष्य के पंख होते थे, उड़ते थे? नहीं। यानी कि इतिहास प्रमाणों और स्रोतों के आधार पर लिखा जाता था। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते थे कि मनुष्य का 4 गो नाक होता था, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण होता तो उसको भी लिख देते। ठीक है, हाँ ये प्रमाण है कि मनुष्य बंदरों से जन्म लिया है, मनुष्य से पहले चिंपांजी थे, तो वो प्रमाण है हमारे पास, इसलिए हम इतिहास में बोलते हैं। दूसरा, पहला क्या है? इतिहास प्रमाण मांगता है, विज्ञान की तरह। विश्लेषणात्मक अध्ययन, इतिहास केवल घटना नहीं है बल्कि क्या बताता है, बल्कि उनके कारण का भी विश्लेषण करता है। क्या क्या कारण है इसका भी विश्लेषण करता है कि क्यों हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, बताओ बेटा। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अन्याय हो रहा था 5 पांडु के साथ। ठीक है, तो इतिहास विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, कारण का पता लगाता है। ठीक है, तीसरा, मानव समाज का अध्ययन करता है इतिहास। क्या करता है? मानव समाज का अध्ययन। इतिहास मुख्य विषय मानव और उसका समाज है, यानी कि वो उसका अध्ययन भी करता है कि प्राचीन काल में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। प्राचीन समाज महिलाओं को पढ़ने की छूट नहीं देते थे। प्राचीन समाज महिलाओं को सती प्रथा का जैसे बड़ी बुराइयों का सामना करना पड़ा है। प्राचीन समाज में जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ बहुत बुराई हुआ है। शूद्र कहा जाता था उनको, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था उनको, आम लोगों के साथ रहने नहीं दिया जाता था उनको। ठीक है, उनको शस्त्र का विद्या नहीं दिया जाता था, उनका पढ़ाई लिखाई नहीं मिलता था। तो ये इतिहास क्या करता है? मानव समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, लिखने का तो किताब लिख सकते हैं आप लोग यार, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा तो। गतिशील विषय, नई खोजों के साथ इतिहास की व्याख्या बदलती जाती है और इतिहास डेली अपडेटेड होता रहता है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, वो इतिहास में दर्ज होते जा रहा है। ठीक है, तो इतिहास क्या है? अपडेटेड विषय है, समय के साथ गतिशील है। ठीक है, जब समय की शुरुआत हुई और जब समय का अंत होगा तब तक इतिहास रहेगा। कोई दूसरा सब्जेक्ट रहे या न रहे, मनुष्य रहे या न रहे, इतिहास रहेगा। ठीक है, तो इतना लिखने का देखिए, भारत का आदमी ना बोलने में एक्सपर्ट होता है, और आप लोग जो बोल रहे हैं ना उसी को लिख दीजिएगा, बस थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से। इतिहास का महत्व, इतिहास का अध्ययन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताइएगा अतीत की जानकारी, सब समझ गए? ठीक, वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, भविष्य के लिए मार्गदर्शन होता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है। ठीक, लास्ट में निष्कर्ष। तो 15 नंबर में कितना लिखिएगा यार, इतना काफ़ी है। 15 नंबर में कितना लिखना होता है? जैसे कि ये एक खड़ा पन्ना है, तो एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो आपको क्या करना है, 15 नंबर में एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक, जैसे एक खड़ा पन्ना है तो दो खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में आंसर करना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है।
और संभवतः अगर लिखने की स्पीड अगर कम है तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना जैसे ये दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, यानी कि 3 पेज में। नेक्स्ट, इतिहास के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कीजिए। ठीक, इतिहास के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करना है कि इतिहास का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है। ठीक, तो इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध है। ठीक, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का किन किन विषयों के साथ संबंध है, ये अभी क्वेश्चन आएगा बाद में। ठीक है, तो राजनीतिक इतिहास एक है सामाजिक इतिहास, एक है आर्थिक इतिहास, एक है सांस्कृतिक इतिहास। ठीक, पर्यावरण का इतिहास है, वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास है, फिर आता है स्थानीय और वैश्विक इतिहास। ये सब क्या है, ये सब जैसे कि हम बोले पर्यावरण इतिहास, तो ये इतिहास और भूगोल का अध्ययन है। अब इसी को हम लोग डिटेल में एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक ये जो इतना छोटा छोटा टॉपिक है ना, जैसे सांस्कृतिक इतिहास यानी कि इतिहास और मानव शास्त्र का अध्ययन है ये। इतिहास और आर्थिक इतिहास, तो इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन है ये। अभी डिटेल क्वेश्चन आएगा 15-15 मार्क्स का केवल एक एक टॉपिक पे, समझे। स्थानीय और वैश्विक इतिहास और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट, इतिहास की प्रासंगिकता पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्रत्येक यूनिट का पहला और दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रत्येक यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बाकी सब कम इम्पोर्टेंट है उनकी तुलना में। इतिहास की प्रासंगिकता पर विस्तृत टिप्पणी लिखें कि इतिहास क्यों महत्व है। ठीक है, तो अतीत को समझने में, वर्तमान को समझने में सहायता करता है, राष्ट्र एकता की पहचान करता है, सामाजिक जागरूकता लाता है, भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। ओके, अब आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है भैया, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि 4 प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत किसको कहते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो या तो आप किताब पढ़िएगा, उससे जानकारी मिलेगा, पहला क्या है किताब। दूसरा है हमारा किसी मूर्ति, पैसा, सिक्का, खंडहर, घर वगैरह को देख के इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा क्या है, आप इतिहास की जानकारी पा सकते हैं लोगों के मुख से। आप इतिहास की जानकारी पा सकते हैं मोबाइल इंटरनेट में सर्च करके। ये 4 हो गया। सॉरी यार, सर्दी हो गया बताएं तो आपको, अभी मौसम चेंज किया ना, तो आप लोग में से भी किसी को हो गया होगा ना, एग्ज़ाम देते होंगे, जाते होंगे, तो बारिश में भीगते होंगे और बोलते होंगे भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरे मम्मी का इंतज़ार करूँ। चलिए, तो अगला आ जाता है हमारा साहित्यिक स्रोत, लिटरेसी सोर्स। तो जब हमें इतिहास की जानकारी किसी किताब से पढ़ के में होती है तो उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी किताब, जैसे रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए। ठीक है, इसमें धार्मिक किताबें आती हैं, ऐतिहासिक किताबें आती हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। ठीक है, बहुत सारे विदेशी यात्री आए और भारत में किताब लिख के गए, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, फाइयान ने लिखा है, वेंसांग ने लिखा है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, जब हमें इतिहास की जानकारी इतिहास के अभिलेख से मिलती है, ठीक, सिक्कों से मिलती है, या फिर स्मारक और भवन से जानकारी मिलती है, तो उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तीसरा आप खुद से जोड़ दीजिएगा मौखिक स्रोत, जैसे कि लोकगीत वगैरह हो गया। चौथा जोड़ दीजिएगा क्या, इंटरनेट सोर्स। ये सब आपका काम देगा। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में ही आ जाएगा। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक किताबें, ठीक, इसमें वेद, उपनिषद, रामायण को पढ़ के हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, जैसे कि जो भारत में जो राइटर थे वो किताब लिखे हैं, कल्हन, राजतरंगिणी, वान भट्ट, हर्षचरित्र, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। इस सब से भी हमें क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी।
विदेशी यात्रियों ने लिखा मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसाग, इब्न बतूता। ठीक। ऐतिहासिक महत्व फिर लिख दीजिएगा इन सब का, और निष्कर्ष। तीसरा क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताना है कि ये इतिहास की जानकारी में कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अभिलेख से हमें इतिहास की जानकारी मिलते हैं, जिसमें पत्थर, धातु के वस्तुएं, स्तंभ, इन सब से इतिहास की जानकारी मिलती है। मंदिर से भी बहुत बार देखिएगा कि मंदिरों में भी लिखा जाता है और वहाँ पे चित्र बनाया जाता है राजा का, ठीक है, नाम लिखा जाता है, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। सिक्कों से जानकारी मिलती है हमें इतिहास की। सिक्कों से उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि चांदी के सिक्के बनते हैं ना इसके सिक्के बनते हैं, ठीक है, तांबा के तो कहीं पे देखिएगा सोना के सिक्के हैं, ठीक है, शासक का नाम रहता है सिक्कों पे, कब बना है वो रहता है। नेक्स्ट, स्मारक, जिसमें मंदिर, स्तूप, किले, महल, ठीक है, जैसे कि लाल किला जो बनाया गया वो भी एक शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो वो भी एक पुरातात्विक स्रोत है। फिर निष्कर्ष। अब आ जाता है यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 है इतिहास। ये इतिहास का अन्य विभिन्न विषयों के साथ संबंध कैसा है, ये इसमें आपको पढ़ना है। तो पहला क्या है हमारा, इतिहास और भूगोल के साथ संबंध कैसा है, ठीक है, इतिहास का भूगोल के साथ संबंध क्या है और कैसा है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें भौगोलिक परिस्थितियों का ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव रहता है, ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ठीक है, युद्ध और साम्राज्य विस्तार पर प्रभाव, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक। दूसरा है इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच संबंध की व्याख्या करें। किसी एक सब्जेक्ट के साथ आपका पूछा जाएगा कि इतिहास का इस सब्जेक्ट के साथ संबंध कैसा है, ये आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो इसमें आर्थिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं, व्यापार, ठीक, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, इन सब के बारे में आपको बताना है। आर्थिक नीतियों और शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। फिर आगे देख लेते हैं, तो इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध कैसा है, ये आपको बताना है, ठीक है। राज्य और शासन का विकास, राजनीतिक संस्थाओं का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराएं। निष्कर्ष। इतिहास और मानव शास्त्र के संबंध की व्याख्या करें। इतिहास का मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ संबंध कैसा है, ये बताना है, ठीक। इसमें मानव समाज का अध्ययन होता है, प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन होता है, सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है, जनजातीय समाज का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब आ जाता है यूनिट 4, ठीक है। इसमें भारतीय इतिहास के काल विभाजन की अवधारणा के बारे में बताइए कि 4 कालों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक और समकाल, तो इसके बारे में बताना है, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि प्रत्येक यूनिट का पहला और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काल विभाजन में सबका टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक, यहाँ पे देखिएगा। प्राचीन इतिहास, तो 1200 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हिस्ट्री जो है वो भी प्राचीन इतिहास है, वैदिक सभ्यता भी प्राचीन इतिहास है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य भी प्राचीन इतिहास है, भारतीय दर्शन और संस्कृति का जो विकास है ये भी प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। मध्यकालीन इतिहास 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1757 तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। कब, 1200 ईस्वी, ठीक है, 1200 ईस्वी से 1757, लगभग 500 550 साल ना। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, अगर आप दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो मध्यकालीन इतिहास है, अगर आप मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो भी मध्यकालीन इतिहास है। भारतीय संस्कृति में हिंदू मुसलमान संस्कृति का एक होना ये भी मध्यकालीन इतिहास है, ठीक। कला, स्थापत्य कला, साहित्य, ये सब का भी अध्ययन क्या है, मध्यकालीन इतिहास है। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास, 1757 के बाद का जो इतिहास है यह आधुनिक इतिहास कहलाता है, ठीक। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, सॉरी, बक्सर और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में।
हाँ, प्लासी का युद्ध, और उससे पहले हुआ था बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध 1764। तो 1757 प्लासी का युद्ध, ये सब आपका ब्रिटिश शासन यहाँ पे एंट्री मार चुके थे। ये पढ़ना होता है आधुनिक इतिहास में। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और क्या क्या है, बहुत सारे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये सब इसमें पढ़ना है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन की स्थापना होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति, ये सब आपका वर्तमान इतिहास है। और एक समकालीन इतिहास भी लिख दीजिएगा, समकालीन इतिहास, जो 1947 से बाद का इतिहास है, 1947 से वर्तमान समय, इसे समकालीन इतिहास कहते हैं। भारत की आज़ादी के बाद का समय को समकालीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषता बताइए। तो यहाँ पे प्राचीन सभ्यताओं का विकास, वैदिक सभ्यता, बहाद साम्राज्यों का उदय हुआ, विज्ञान और शिक्षा का विकास हुआ, कला और संस्कृति का विकास हुआ, ये सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताओं का वर्णन करना है कि मध्यकालीन जो इतिहास है इसमें किस तरह से विकास हुआ, डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। इसमें दिल्ली सल्तनत का शासन, ठीक, मुगल साम्राज्य का उदय, सांस्कृतिक समन्वय, कला और स्थापत्य का विकास, भक्ति और सूफी आंदोलन का विकास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता के बारे में वर्णन करना है। तो अब हम लोग एक यूनिट बचा है केवल। तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757, जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है। प्लासी का युद्ध, एक स्थान का नाम है प्लासी, ये बंगाल में पड़ता है, और बक्सर बिहार में है। दोनों युद्ध जीतने के बाद लगभग उत्तर भारत, पूर्व उत्तर भारत का एरिया कवर कर लिया था, अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। उनकी दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी मतलब एक तरह से हक। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो आ जाता है आधुनिक काल में कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ओके, आगे देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, इसके बारे में। फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं का भी नाम दे दीजिएगा इसमें। और 1947 में भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद के इतिहास को समकालीन इतिहास कहते हैं। अंतिम यूनिट आता है इतिहास पुराण परंपरा का वर्णन कीजिए, ठीक है। इतिहास पुराण परंपरा का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे इतिहास पुराण परंपरा विकसित हुई। और एक चीज़ बताएं, ये जो टॉपिक है ना, ये पहले नहीं था, अब नया नया ग्रेजुएशन में ऐड हुआ है। हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है यार। जो मास्टर है उसका भी दिमाग ख़राब हो रहा पढ़ा पढ़ा के, मतलब हम लोग का भी दिमाग, हर बार नया सिलेबस बनाओ आप लोगों के लिए, ठीक है। खुद को अपडेट करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अपडेट करना मेरा भी तो फ़ायदा होता है, चलिए अच्छी बात है। इतिहास पुराण परंपरा का अर्थ, फिर रामायण और महाभारत का महत्व, पुराणों की भूमिका इसमें बताई गई है, इन परंपराओं की विशेषता और सीमाएं, लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन इतिहास लेखन परंपरा के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में सबको मालूम है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म में पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म में आचरांग सूत्र है और कल्प सूत्र है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जिससे आपको जैन धर्म के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में इंडो पर्शियन इतिहास के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इंडो पर्शियन के बारे में बताना है, फारस की भाषा, फारसी भाषा के बारे में। एक कहावत भी निकल गया कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है। प्रमुख इतिहासकार जियाउद्दीन बिरनी, अबुल फजल, बदायूनी, ये सब आपके फारसी भाषा के लेखक हैं। विशेषता बता दीजिएगा, सीमाएं और निष्कर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत में इतिहास लेखन की ओरिएंटलिस्ट और राष्ट्रवादी परंपरा का वर्णन करें, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार यूरोपीय विद्वान थे
जो भारत के इतिहास, संस्कृति और भाषा का अध्ययन करने आए थे। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ये अंग्रेज लोग थे जो कि भारत में आए थे, या विदेशी लोग थे जो कि भारत में आके अंग्रेजी भाषा के ऊपर मतलब अंग्रेजी भाषा पर भारतीय संस्कृति, कल्चर, इन सब को लिख रहे थे। ठीक है। प्रमुख विद्वान विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, ठीक है, नाम सुने होंगे। राष्ट्रवादी नेता कौन थे? राष्ट्रवादी परंपरा जो भारत के ही इतिहास है, जिसे केपी जायसवाल, आरसी मजूमदार, इनके बुक्स भी हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन करें। इतना क्वेश्चन आंसर कीजिए ना, आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ज्ञान सागर ऐप ले लेते हैं 60 रुपये में, वहाँ से अगर आप रांची यूनिवर्सिटी का पास ले लीजिएगा तो आप सब फ्री में एक्सेस कर सकते हैं 4 साल तक, सभी नोट्स। ओके। और इम्पोर्टेंट जो आपका कॉमन पेपर है, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एईसी पेपर, ठीक है, एमडीसी पेपर, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा आंसर के साथ, वहाँ पे ऐप में अपलोड है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये अंतिम क्वेश्चन है मौखिक परंपरा वाला। नहीं, और एक क्वेश्चन है यार। हाँ, ये क्वेश्चन है, इतिहास और पर्यावरण के बीच में संबंध का वर्णन करें। तो यहाँ से आपका कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार। अगर आप में से कोई ज्ञान सागर ऐप लेना चाहते हैं तो 2 मिनट देख लीजिए। ठीक है। और अगर आप लास्ट तक देखें तो एक हमारे प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। ठीक। देखते हैं आप में से कौन इतिहास के जानकार हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल कौन सा खोजा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता में पहला स्थल कौन सा खोजा गया, ये बताइए। देखते हैं कि आपको इस छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये ऐप जो लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं, प्ले स्टोर में जाएंगे, ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। हालांकि इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जोहार लिखाएगा। ठीक है। पढ़ो अपने आँख के लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो, और ऐप आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 चीज़ पूछा जाएगा, नाम और फ़ोन नंबर। अपना नाम फ़ोन नंबर डालिएगा और क्रिएट एन अकाउंट पे फिर से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। इस तरह से OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे, ऑल कोर्स, सब कोर्स आ जाएगा। आपको लेना है रांची यूनिवर्सिटी और NPU का कोर्स, दोनों का सेम सिलेबस है, रांची यूनिवर्सिटी का भी और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू का भी, क्योंकि NPU 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर बना है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। पेमेंट कर दीजिएगा, 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। अगर कोई फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो वहाँ पे QR कोड भी मिलेगा, QR कोड क्लिक कीजिएगा, किसी को भी पेमेंट करने बोलिएगा, हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। आपका ऐप खुल गया। आप सेमेस्टर 1 में क्लिक कीजिए, जो पेपर पढ़ना है पढ़िए। ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। AC पेपर पढ़ना है, चाहे जो पेपर पढ़ना है। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे PDF को ओपन करने के लिए, तो आपका PDF ओपन होगा। अगर PDF ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये तीर का निशान होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका PDF फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कितना, 60 रुपया में 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाई होगा भाई दोस्तों।